हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीआईसी की जो एक रीसेंट नोटिफिकेशन आई है, दैट इज नोटिफिकेशन 15/2021 सेंट्रल टैक्स। ये 18 मई 2021 को ही ये नोटिफिकेशन आई है और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं और वो कैसे आपके बिजनेस में इम्पैक्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या कहती है? नोटिफिकेशन अमेंड कर रही है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स 2017 को। सो बेसिकली सीजीएसटी रूल्स में चेंजेस आए हैं। सेकंड, ये बोलता है कि नोटिफिकेशन कब अप्लाई होगी, तो दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। अगर किसी भी नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा होता है तो आप ये ज्यूम कर सकते हैं कि वो सेम डे या अगले दिन तक पब्लिश हो जाती है। अदरवाइज आप ये ई गजट की साइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। मैंने ये ई गजट की साइट पे जाके चेक करा था, नोटिफिकेशन 18 मई को पब्लिश हो चुकी है, तो 18 मई को इन फोर्स आ चुकी है। ठीक है। सो इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आया है। पहला चेंज आया इन रूल 23 इन सब रूल 1। तो इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रूल 23 सब रूल 1 क्या है। इसके लिए मैंने आपके लिए रूल्स भी खोल रखे हैं साथ के साथ, ताकि आपको क्लैरिटी रहे हर चीज पर, आपको समझ आए कि नोटिफिकेशन में चेंजेस क्या आए हैं क्या नहीं आए। रूल 23 किसका है? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड सब रूल 1 क्या कहता है? सब रूल 1 कहता है कि आपको कब ये रिवोकेशन मिलेगा। तो सब रूल 1 अगर हमने पढ़ा तो कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन may submit an application for revocation of cancellation of registration in form GST REG 21 to such proper officer within a period of 30 days from the service of order of cancellation of registration at the common portal। तो सिंपली ये कह रहा है कि अगर आपका प्रॉपर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो आप 30 दिन के अंदर रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या चेंज आया है। चेंज ये आया है, आफ्टर द वर्ड्स डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन the words and figures or within such period as extended by the additional commissioner or joint commissioner of the commissioner as the case may be in exercise of the powers provided under the provision to subsection 1 of section 30 shall be inserted। तो इन्होंने कहाँ इंसर्शन करी है? इंसर्शन हुई है इसके बाद, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब 30 दिन के बाद भी आपको टाइम पीरियड दिया गया है फाइल करने का रिवोकेशन, within such time as may be within such time as may be prescribed, मतलब as extended by the additional commissioner और joint commissioner commissioner, जो उसको पावर दी गई है सेक्शन 30 में। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट है हमें सेक्शन 30 को भी एक बार गो थ्रू करना, सब सेक्शन 1 की क्या पावर है। तो मैंने यहाँ सेक्शन 30 भी आपके लिए खोल रखा है। इसमें पावर क्या दी गई थी? इसमें पावर ये दी गई है कि प्रोवाइडेड दैट सच पीरियड जो 30 दिन का है और सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन, आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कमिश्नर को या कमिश्नर को कि हाँ आपका सफिशिएंट कॉज है रिवोकेशन का, एंड फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। एडिशनल कमिश्नर और द जॉइंट कमिश्नर 30 दिन के लिए इसे और बढ़ा सकता है, और जो कमिश्नर है वो फर्दर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए। तो एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर के अंदर और 30 दिन बढ़ाने की पावर है, जबकि कमिश्नर के पास इस 30 दिन के अलावा, मतलब 60 दिन हो गए टोटल मिला के, अगर वो एडिशनल कमिश्नर के भी 30 दिन के बाद आपका सफिशिएंट कॉज ऑफ बीइंग शोन है और आप उसको सेटिस्फाई कर पाते हैं कमिश्नर को, तो 30 दिन आपके और आपको मोहलत दे सकता है। तो टोटल मिला के सर्विस ऑफ ऑर्डर के 90 डेज तक कोई एक बंदा फाइल कर सकता है एप्लीकेशन। ये है फर्स्ट अमेंडमेंट। अब है सेकंड चेंज आया है रूल 90 इन सब रूल 3। तो सब वही प्रोसीजर, सबसे पहले देखते हैं रूल 90 है किस चीज का। ठीक है, यहाँ पे मैं डालना चाह रही हूँ 90। आपको क्लैरिटी रहे इसलिए मैं साथ के साथ आपको बेयर एक्ट भी दिखा रही हूँ, ताकि आपको पता रहे कि हाँ क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो 90 अब हम आ जाते हैं वेयर एक्नॉलेजमेंट पे, वेयर द एप्लीकेशन रिलेट्स टू क्लेम ऑफ रिफंड। बेसिकली रिफंड का ये सेक्शन है, सब रूल 3 पे आ रही हूँ मैं। Where any deficiencies are noticed, the proper officer shall communicate the deficiencies to the applicant in GST RFD 03 through the common portal electronically, requiring him to file a fresh refund application। इसमें ये क्या कहता है?
इसमें इन्होंने बोला इन सब रूल 3 द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। इस सब रूल 3 के बाद एक इन्होंने प्रोविजो ऐड कर दिया है। व्हाट इज दैट प्रोविजो? Provided that the time period from the date of filing of refund claim in Form GST RFD1 till the date of communication of deficiencies in RFD03 shall be excluded from the period of 2 years as specified under subsection 1 of section 54। ये आपको अच्छे से पता ही है कि सेक्शन 54 मेरा रिफंड का है, CGST एक्ट का, उसमें हमें 2 साल का टाइम पीरियड मिलता है रिफंड फाइल करने के लिए। अब इस अमेंडमेंट के बाद वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने कोई भी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी है और आपकी उसमें डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट हो गई है GST RFD 03 पे, तो जो टोटल टाइम लगा है, चाहे वो 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, वो टोटल 2 years में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, बहुत ही यूजफुल है बिजनेस के लिए। बिकॉज अभी क्या हो रहा था कि अगर हम 2 साल में 1 महीना बचा है, हम तब अगर रिफंड फाइल कर रहे थे, डेफिशिएंसीज आ रही थी, तो हमें ये डर था कि टाइम बार्ड हो गया है। वो अगर वो डेफिशिएंसी 3 महीने बाद आती है, हम फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करते हैं, वो फ्रेश मानी जाती है और वो टाइम बार्ड हो जाती है, उसको लिटिगेट करना पड़ रहा था। बट अब इस पे क्लैरिटी इन्होंने रूल्स में ही चेंज कर दिया कि ये टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सो दैट मीन्स आपके पास पूरे उन्होंने 2 साल दिए हैं। अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी आती है, आप करेक्ट करके उसे फाइल कीजिए फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन, और वो पीरियड आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल अमेंडमेंट। इसके बाद वो क्या कहता है, ये तो हो गई सब रूल 3 में। आफ्टर सब रूल 4 द फॉलोइंग सब रूल्स शैल बी इंसर्टेड। अब सब रूल 4 देख लेते हैं। 4 हो गया, where deficiencies has been communicated in Form GST RFD 03 under the State Goods and Service Tax rules, the same shall also deemed to have been communicated under this rule along with the deficiencies communicated under the Sub Rule 3। So ये बहुत ही जनरल सा क्लॉज था जिसमें इन्होंने बस ये बोला है कि भाई अगर SGST में भी हो गई तो वो मान लिया जाएगा कि CGST में भी हो गई है। इसके बाद इन्होंने इसमें बेसिकली और सब रूल्स ऐड कर दिए हैं इसी सेक्शन में, इसी रूल में, सॉरी। So sub rule 5 क्या कहता है, the applicant may at any time before issuance of the provisional refund section order in form GST RFD 04 और final refund sanction in RFD 06 पेमेंट ऑर्डर या फिर विदहोल्ड का ऑर्डर और नोटिस इन RFD 04। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है कि किसी भी टाइम एप्लीकेंट बिफोर द इशुएंस ऑफ ये सारे फॉर्म्स, क्या, प्रोविजनल रिफंड, फाइनल रिफंड, पेमेंट ऑर्डर, रिफंड, विदहोल्ड, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिफंड एप्लीकेशन फाइल्ड इन GST RFD 01, जो आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी थी उसको विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉ द सेड एप्लीकेशन फॉर रिफंड बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन इन GST RFD 011। अभी तक विड्रॉ करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्म नहीं था रिफंड एप्लीकेशन। अब इन्होंने एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, फॉर्म GST RFD 01W, जिसको फाइल कर आप अपनी जो आपने इनिशियल एप्लीकेशन फाइल करी थी रिफंड की RFD 01 में, उसको विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ आप किसी भी टाइम कर सकते हैं बिफोर इशुएंस ऑफ योर प्रोविजनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर, मतलब किसी भी टाइम विद होल्ड ऑर्डर। सो बेसिकली एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आप किसी भी टाइम इसको विद होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास पेमेंट ऑर्डर भी आ गया उससे पहले भी आप इसको, पेमेंट ऑर्डर से पहले भी आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। सो सिंपली आप किसी भी टाइम अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं। फिर सब रूल 6 ऐड करता है। 6 क्या कहता है, ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ रिफंड any amount debited by the applicant from electronic credit ledger or electronic cash ledger as the case may be while filing the application shall be credited back। so एक जनरल इन्होंने सब रूल डाल दिया कि भाई अगर आपका कोई भी डेबिट हो गया होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या कैश लेजर से पैसा, वो आपको क्रेडिट बैक कर दिया जाएगा, आपको वापस दे दिया जाएगा अगर आपने विड्रॉल कर लिया रिफंड का। सो ये सिंपल है, इसमें अभी तक ऐसा कुछ खास इम्प्लीकेशन नहीं है, जस्ट एक आपको नया फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद फिर रूल 92 में चेंजेस आए हैं, तो अब देख लेते हैं रूल 92 किस चीज का है। रूल 92 है ऑर्डर सैंक्शनिंग रिफंड का। सो बेसिकली रिफंड का ही है, जिसमें इन्होंने बात की है कि ऑर्डर कब सैंक्शन करता है। अब हम इसमें देख लेते हैं क्या चेंजेस आए हैं। रूल 92 के सब रूल 1 में चेंजेस आए हैं, द प्रोविजो शैल बी ओमिटेड। सब रूल 1 का प्रोविजो ओमिट कर दिया गया है, तो हम देख लेते हैं 92 का क्या प्रोविजन था। 92 बात करता है कि एग्जामिनेशन पे आपको RFD 06 मिल जाएगा, दैट इज एन ऑर्डर की बात कर रहे हैं पूरा।
तो इसका प्रोविजन कहता था प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ रिफंड इज कम्प्लीटली एडजस्टेड against any outstanding demand under the act or under any existing law, an order giving details of the adjustment shall be issued in part A of form GST RFD 07। तो ये प्रोविजन क्या कहता था कि अगर आपका अमाउंट कम्प्लीटली एडजस्ट हो गया है किसी आउटस्टैंडिंग डिमांड से, तो वो एन ऑर्डर गिविंग डिटेल्स ऑफ एडजस्टमेंट, उस एडजस्टमेंट की डिटेल्स आपको इशू करेगा ऑफिसर इन पार्ट ए ऑफ जीएसटी आरएफडी 07। अब इन्होंने प्रोविजन हटा दिया है। सो बेसिकली जो मुझे समझ आया है इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने सेक्शन, बिकॉज रूल के सब रूल 1 में ही इन्होंने बात लिख दी थी कि अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट एनी आउटस्टैंडिंग डिमांड, और जो भी बैलेंस रिफंडेबल है वो आप उनको वो बताना पड़ेगा। सो इसको दोबारा पढ़ते हैं। एंड द पेबल टू द एप्लीकेंट ही शैल मेक एन ऑर्डर इन RFD 06 सैंक्शनिंग द अमाउंट ऑफ रिफंड to which the application is entitled, mentioning therein the amount, if any, refund to him on provisional basis, amount adjusted under the demand or any other law। So basically RFD 06 में ही ये मेंशन ऑलरेडी होता है कि आपका किस वजह से अमाउंट रिफंड जो है वो कम आया है, कहीं पे एडजस्ट हो गया हो या फिर वो प्रोविजनल रिफंड में ऑलरेडी आपको मिल चुका हो। तो ये वाला एक तरह से एडिशनल कंप्लायंस था ऑफिसर्स पे, जो इन्होंने अब इनको हटा दिया है। RFD 07 को अब इन्होंने कंप्लायंस हटा दिया, वो सिर्फ आपको RFD 06 में बताएंगे। ओके, अब देखते हैं दूसरा चेंज। अब बी में क्या है, इन सब रूल 2 में अब चेंज आया है। अब सब रूल 2 पढ़ते हैं। सब रूल 2 था where the proper officer or the commissioner is of the opinion that the amount of refund is liable to be withheld under the provisions of subsection 10 or as the case may be 11 of section 54, he shall pass an order in part B of RFD 07। पहले पार्ट ए इन्होंने इसलिए यूज कर रहे थे ऑर्डर के टाइम पे RFD 06 का, एंड विदहेल्ड के बाद ये यूज कर रहे थे पार्ट बी को RFD 07 के, जब आपने विदहेल्ड कराओ। अब इन्होंने क्या चेंज लाया है इसमें, बेसिकली नाउ दे आर सेइंग कि पार्ट बी की जगह आप वर्ड यूज करिए पार्ट ए। सो बेसिकली पार्ट ए हो गया आपका जब वो आपको कम्युनिकेट करेंगे जब विदहेल्ड हुआ है कोई भी आपका रिफंड। सो RFD 07 पर्टिकुलरली इन्होंने विदहेल्डिंग ऑफ रिफंड के लिए बना दिया है पूरा। एंड इन्होंने एक प्रोविजन भी इंसर्ट किया जिसमें बोला है प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट रिफंड इज नो लॉन्गर लायबल टू बी विदहेल्ड, तो वो रिलीज ऑफ विदहेल्ड रिफंड का करेगा पार्ट बी में। सो ये पूरा GST RFD 07 उन्होंने बना दिया है विदहेल्ड ऑफ रिफंड के लिए, जिसमें पार्ट ए यूज करेंगे आपको कम्युनिकेट करने के लिए कोई रिफंड विदहेल्ड हुआ है, और पार्ट बी यूज करेंगे अगर वो रिलीज करना है और वो सेटिस्फाई हो गया कमिश्नर की नो लॉन्गर लायबल टू बी विदहेल्ड। क्लियर है? अब आ जाते हैं इन रूल्स, अब नेक्स्ट चेंजेस पे। नेक्स्ट है इन रूल 96। अब पढ़ लेते हैं 96 किस चीज का है। 96 है रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, जो आपको अपने आप ही रिफंड आ जाता है पेमेंट का IGST जो आप पे करते हैं ऑन गुड्स एक्सपोर्ट करने पे, उससे रिलेटेड है। इसमें अब क्या चेंज आया है, इसमें भी बेसिकली सेम चेंज आया है। इन सब रूल 6 फॉर द वर्ड्स पार्ट बी पार्ट ए कर दिया है। इसमें भी एक्चुअली विदहेल्ड होता था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ रूल 6 किसका है, आप देख लीजिए। अपॉन ट्रांसमिशन ऑफ इंटीमेशन द प्रॉपर ऑफिसर सेंट्रल टैक्स और इतना इस द केस में भी शेल पास एन ऑर्डर पार्ट बी। तो ये यही है कि आपका अंडर सब रूल 5 की बात कर रहा है, 5 मेरा रिफंड विदहेल्ड की बात कर रहा है। अब जो कस्टम ऑफिसर्स को काम करना था वो भी इन्होंने सेम कर दिया है कि GST RFD 7 आपको यूज करना है पार्ट ए और पार्ट बी विदहेल्ड ऑफ रिफंड के लिए। तो सिमिलर अमेंडमेंट है। सिमिलर इसका मतलब है कि बेसिकली जो भी आपका RFD 07 है वो जो पहले यूज हो रहा था अब वो सिर्फ विदहेल्ड ऑफ रिफंड के लिए यूज होगा, पार्ट ए आपको कम्युनिकेट करने के लिए, पार्ट बी आपका उसके लिए विदहेल्ड रिलीज करने के लिए। तो ये दोनों वही बात करता है रूल 96। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट में। नेक्स्ट अमेंडमेंट आ रही है फॉर्म GST REG 21 पर। सो बेसिकली ये है आपका जब आप REG अभी हमने 21 पढ़ा ही था। इसमें लिखा है इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये भी REG 21 आपका रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का फॉर्म है। इसमें वो सेम बात करता है। ऊपर इन्होंने बताया था रूल में इन्होंने चेंज कर दिया है, आपको वहीं पे टाइम पीरियड दे दिया। यहाँ पे इन्होंने फॉर्म में भी वो डाल दिया है कि आफ्टर द वर्ड्स
date of service of orders, the words or within such time as extended by the additional commissioner, joint commissioner as the case may be shall be inserted. तो फॉर्म के अंदर भी इन्होंने वो सेम चेंजेस डाल दिए हैं टू इम्प्लीमेंट दैट रूल एज वेल, राइट. सो ये सिमिलर चेंज हो गया जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करा है. द नेक्स्ट चेंज इज इन द रूल 138E, जो मेरा ई वे बिल के रूल्स हैं उसमें बेसिकली इन्होंने डाला है. 138E एक बार देख लेते हैं रूल क्या है. Restriction on furnishing of information in Part A of Form GST E-Way Bill 01. So basically इसमें क्या था पहले E-Way Bill पर ये इसमें words थे in respect of a registered person where a supplier or a recipient, right? उसकी जगह इन्होंने चेंज कर दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मूवमेंट आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन. सो बेसिकली इन्होंने सिर्फ लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करा है टू कवर मोर मूवमेंट ऑफ गुड्स. ये सेक्शन क्या कहना चाहता है कि भाई कौन कौन है जो पार्ट ए नहीं भर सकता ई-वे बिल 01 का. उसमें एक जो लाइन आती थी मेरी यहाँ पर नॉट विथस्टैंडिंग नो पर्सन शेल फाइल, फिर उसमें रजिस्टर्ड पर्सन वाली लैंग्वेज आती थी, उसको इन्होंने सिंपली चेंज कर ये डाल दिया कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ दिस सेक्शन. सो बेसिकली ये इतना इफेक्ट नहीं करेगा किसी भी बिजनेस पे ये वाला रूल, बिकॉज जनरली इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन वेयर एज अ सप्लायर और अ रिसिपिएंट भी काफी चीजों को कवर कर रहा था. आप रजिस्टर्ड पर्सन ही सप्लायर ही है. अब इसने एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन करके थोड़ा सा उस सेक्शन का बस स्कोप बढ़ा दिया है टू कवर अगर कोई भी इसमें ट्रांजैक्शन छूट रही होगी तो बेसिकली सिर्फ ये चेंजेस आए हैं. इसके बाद इन्होंने फॉर्म GST RFD 07 को सब्सटीट्यूट कर दिया. इन्होंने नया फॉर्म आपको बता दिया कि कैसा है, क्योंकि इन्होंने काफी चेंजेस करे हैं. पार्ट ए हो गया ऑर्डर ऑफ विद हेल्डिंग द रिफंड का, पार्ट बी हो गया ऑर्डर ऑफ रिलीज ऑफ रिफंड का, और इन्होंने फॉर्म GST RFD 01W को भी नोटिफाई कर दिया जो कि एक नया फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ रिफंड एप्लीकेशन का. फिर नोटिफिकेशन बहुत ही शॉर्ट सी है और इसमें सिर्फ रूल्स में एक जनरल चेंजेस आए हैं जो रिफंड से रिलेटेड है. सो मेरे हिसाब से क्रक्स ऑफ द नोटिफिकेशन इज कि जो आपका मेन अमेंडमेंट है वो यही है कि 2 साल के टाइम पीरियड में इन्होंने जो भी आपको डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट करी ऑफिसर ने वो वाला पीरियड और जो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन फाइल की थी वहां से लेकर डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करने का पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया है, विच इज अ वेरी गुड अमेंडमेंट. और इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा आगे के जितने भी रिफंड क्लेम आप फाइल कर रहे हैं. इसके अलावा जनरल चेंजेस है, कुछ फॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, कुछ फॉर्म्स के बारे में बताया है, कुछ फॉर्म्स में चेंजेस हैं. उसके अलावा कोई ऐसा खास नहीं है. एक रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में भी इन्होंने थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा दिया है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो उसे रिवोक करने का आपके पास एडिशनल टाइम पीरियड है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई केप्ट इट शॉर्ट सो दैट ये आपको समझ आए और आपके लिए बहुत लेंदी ना